नमस्कार सभी को। आज हम व्याख्या कर रहे हैं टेस्ट नंबर 13। जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसकी टेस्ट नंबर 13 नंबर का जो पेपर है उसकी व्याख्या करेंगे, जिसमें भारत के संविधान से संबंधित टॉपिक है, संविधान सभा का है, मूल अधिकार है, प्रस्तावना है, यानी संविधान के स्टार्टिंग के टॉपिक इसमें है। तो टेस्ट नंबर 13 जो आपने दिया, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके दी, तो उसकी व्याख्या हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज के टेस्ट का, भारत के संविधान में नेहरू रिपोर्ट, भारत के संविधान में नेहरू रिपोर्ट के संबंध में बात है कि नेहरू रिपोर्ट की कौन सी सिफारिशों को शामिल किया गया। देखो, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू समिति गठित की गई थी और नेहरू रिपोर्ट आई थी अगस्त 1928 को। कब आई थी? अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट दी गई थी। और नेहरू रिपोर्ट की पृष्ठभूमि हम देखें तो इसमें क्या आता है, क्योंकि 1919 का अधिनियम के साथ इसकी बात हम कर सकते हैं। 1919 के अधिनियम में जो संवैधानिक सुधारों की बात कही गई थी, तो 1919 के अधिनियम में ही कहा गया था कि 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की स्थापना की जाएगी। तो जब 10 वर्ष से समय से पहले जो साइमन आयोग का गठन किया गया था, तो साइमन आयोग भारत आया, तो उस दौरान उसमें उसके विरोध में भारत में चारों तरफ क्या होने लग गया, कुछ ऐसा करके दिखाएं जिसपे सभी दल सहमत हो। तो उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए नेहरू समिति का गठन किया गया और नेहरू रिपोर्ट आई। और नेहरू रिपोर्ट के मुख्य प्रावधानों में मौलिक अधिकारों की बात कही गई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात कही गई, द्विसदनात्मक संसद की बात कही गई और संघ व्यवस्था की सारी बातें हमारे संविधान में स्वीकार की गई। तो इसका उत्तर डी आ गया। टेस्ट नंबर 2, किसने कहा, हमारे संविधान के निर्माण के स्रोतों के बारे में किसने कहा ये कि संविधान सीधे तौर पर 1935 के अधिनियम पर आधारित है, और ये कहने वाले कौन थे? आइवर जेनिंग्स थे। इसका उत्तर क्या हो गया? 2 का 1 आ गया। आइवर जेनिंग्स है ये कहने वाले। किस विद्वान ने संविधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया को सहमति से और समायोजन से, यानी संविधान सभा में संविधान निर्माण के दौरान जो सदस्य संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कर रहे थे, तो चर्चा करते समय इन दो सिद्धांतों का प्रयोग किया, सहमति से लिए गए सभी निर्णय समायोजन किया गया। और ऐसा कहने वाले कौन है? ऑस्टिन, ग्रीनविल ऑस्टिन के अनुसार ये 2 सिद्धांत अपनाए गए। संविधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों में से किसका संबंध कांग्रेस पार्टी से नहीं था? यानी संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी। संविधान सभा क्या थी? बहुदलीय निकाय थी। जो संविधान सभा के 296 सदस्य निर्वाचित थे, इनमें 208 तो किससे थे? कांग्रेस से थे। 73 किससे थे? मुस्लिम लीग से थे। और अन्य दलों से कितने थे? 7 थे। तो ये बहुदलीय निकाय थी और बाकी 8 क्या थे? निर्दलीय थे। तो इनमें से कांग्रेस पार्टी से कौन थे? कांग्रेस पार्टी से चारों ही नहीं थे। तो ये चारों सदस्य कांग्रेस पार्टी से इनका संबंध नहीं था। तो संविधान सभा में ये चारों सदस्य कांग्रेस पार्टी से नहीं थे। संविधान सभा के कौन से सदस्यों ने नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन को अनिवार्य बनाए जाने पर बल दिया? यानी देखो, नीति निर्देशक तत्व हैं अवाद योग्य है। कैसे हैं ये? अवाद योग्य है, अवाद योग्य है, जिन्हें अप्रवर्तनीय भी कहा जाता है, मूल अधिकार वाद योग्य है। तो इनमें कौन कौन थे जो इसके क्रियान्वयन को अनिवार्य बनाए जाने पर बल दे रहे थे? हरि विष्णु कामत और केटी शाह। तो इसमें 1 और 2 आ गया। तो ये इनको अनिवार्य बनाने पे बल दे रहे थे, वाद योग्य बनाए जाने पे इनका बल दिया। किसने कहा कैबिनेट मिशन का उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था को प्रारंभ कर देना था जिसके द्वारा भारतीयों के लिए संविधान बना सके? कैबिनेट मिशन के बारे में ऐसा कहने वाले कौन थे? पी शिवाराव थे। कौन थे? पी शिवाराव ने ऐसा कहा था कैबिनेट मिशन के संदर्भ में। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हमारे संविधान का निर्माण किया गया था। अगर आपने कभी पढ़ा होगा, सुना होगा, तो एक कैबिनेट मिशन है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था।
इसमें कुल 3 सदस्य थे, जिनमें एक का नाम पैथिक लॉरेंस था, स्टेफर्ड क्रिप्स था, एवी अलेक्जेंडर थे, और पैथिक लॉरेंस ने इसकी अध्यक्षता की थी। कौन सा प्रस्ताव कैबिनेट मिशन योजना में उल्लिखित किया गया? कौन सा प्रस्ताव कैबिनेट मिशन योजना में उल्लिखित किया गया? दस लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया गया। संविधान सभा प्रांतों के लिए आवंटित स्थान विभाजन, सही बात है, ये बात भी सही, ये बात भी सही है। तो इसमें चारों बातें हैं, चारों बातें कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में सही कही गई। संविधान सभा की प्रारूप समिति ने जो पहला प्रारूप तैयार किया उसमें कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुसूचियां थी? सब प्रारूप समिति, देखो हमारे संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था बीएन राव के द्वारा, उसकी बात नहीं करें, बीएन राव के द्वारा तैयार जो प्रारूप था उस पर चर्चा करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। सुना होगा आपने। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, 1 + 6, ठीक है ना। तो प्रारूप समिति ने जो पहला प्रारूप तैयार किया उसमें 305 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। और इस प्रारूप पर संविधान सभा ने चर्चा किया, सुझाव दिए, फिर संशोधित प्रारूप द्वारा प्रस्तुत किया गया। हमारे संविधान सभा के 17वें अधिवेशन की बात है और अधिवेशन में कौन कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया, ये इसमें 9 नंबर के सवाल में ये है। और इसमें क्या अधिवेशन, किसमें क्या किया गया, इसमें ए आ गया। 12 अधिवेशन हुए थे टोटल। संविधान सभा के संदर्भ में यह किसने कहा? यह एक हिंदुओं की संस्था थी, ऐसा कहने वाले कौन थे? लॉर्ड साइमन थे। संविधान सभा की आलोचना करने वाले लॉर्ड साइमन ने ऐसा कहा। संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा गया? आइवर जेनिंग्स ने वकीलों का स्वर्ग कहा। क्यों कहा इसको? क्योंकि इसमें कानून के विशेषज्ञों का बहुमत होने के कारण, समझ गए ना, कानूनी जो विद्वान थे उनका बहुमत होने के कारण इसको वकीलों का स्वर्ग कहा गया। ग्रीनविल ऑस्टिन ने संविधान के किन प्रावधानों को राज्य की आत्मा कहा? अंतरात्मा कहने वाली बात क्या है? ग्रीनविल ऑस्टिन ने मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी भाग 3 और भाग 4 को संविधान की अंतरात्मा कहा, याद रखना। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, यानी अधिनियम कौन से और प्रावधान कौन से, ये बातें इसमें बताई गई है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, इनमें सम्मिलित करने वाली बात है। और सम्मिलित करने वाली बात कौन सी आएगी? इसमें क्या है? इसमें देखो, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा क्या किया गया? भारत के राज्य सचिव का पूर्ण शाही नियंत्रण स्थापित किया गया। भारतीय परिषद 1861 के द्वारा क्या किया गया? पहली बार गवर्नर जनरल कार्यकाल गैर सरकारी सदस्यों किया गया। भारत परिषद 1909 के द्वारा द्विसदनीय विधान मंडल को मुस्लिम समुदायों के लिए अलग से किया गया और इसके द्वारा पहली बार द्विसदनीय किया गया। तो ये इसका जवाब हो गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका के संबंध में सही उत्तर इसका ढूंढना है। देखो, आपको पता है हमारे संविधान का अनुच्छेद 32 है। कौन सा अनुच्छेद? 32 के तहत मूल अधिकारों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। और अनुच्छेद के 32 के सेक्शन 2 में 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है,
प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण लेख है। तो इनमें से किसके द्वारा बंदी प्रतिक्षण का शब्द का अर्थ क्या है? इसमें सी उत्तर आ गया। क्या उत्तर आ गया इसका? सी उत्तर आ गया। 15 नंबर का, कौन सी रिट अवर न्यायाधीशों के लिए जारी की जाती है जिससे अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से मना करें? कर्तव्य पालन के लिए मना करेगा तो उसके लिए क्या किया जाएगा? परमादेश जारी की जाती ताकि वो कर्तव्य पालन के लिए। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने के लिए योग्य नहीं है? मतलब हमारे संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है। किसकी स्वतंत्रता आती है? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। अब 19 का सेक्शन 1(a) है, इसकी जो स्वतंत्रता है इन पे रोक लगाई गई है 19(2) में। और 19(2) के तहत किन आधारों पर रोक लगाई जा सकती है? राज्य की सुरक्षा है, सार्वजनिक शिष्टता नैतिकता है, न्यायालय की अवमानना के आधार पे, स्वायत्ता की मांग के आधार पर रोक नहीं लगाई जा सकती। बाकी इन आधारों पर रोक लगाई जा सकती है। इनके अतिरिक्त किसी देश के साथ दोस्ताना संबंध उसके आधार पर लगाई जा सकती है, अपराध उद्दीपन के आधार पर लगाई जा सकती है, लेकिन स्वायत्ता की मांग के आधार पर रोक नहीं लगाई जा सकती। क्वेश्चन नंबर 17 में है, भारत में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए से कौन से विशेष प्रावधान किए गए? SC ST के लिए संविधान में कौन से विशेष प्रावधान किए गए हैं? आपको ये बताना है। 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको देना है और आप पढ़ो इनमें और आप अंदाजा लगाओ कि हमारे संविधान में इनके लिए क्या क्या किया गया। लोकसभा राज्यसभा में स्थानों का आरक्षण, सही बात है। केंद्र सरकार द्वारा कल्याण हेतु विशेष अनुदान देने की बात कही गई है। सार्वजनिक सेवाओं और रोजगार में सीटों का आरक्षण, सही बात है। शिक्षा संस्थाओं में सीटों का आरक्षण, सही बात है। तो ये क्या हो गया? डी आ गया। देखो लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आरक्षण है कि नहीं है? है ना। लोकसभा में सीटों का आरक्षण 330 में है, विधानसभा में सीटों का आरक्षण 332 में है। केंद्र सरकार के अधीन भाग 16 में आता है ये। सार्वजनिक सेवाओं रोजगार में सीटों का आरक्षण 16(4) में है कि नहीं है। और ये शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात भी अनुच्छेद 15 में आ जाती है। तो ये बातें आपको यानी अनुच्छेद 32 के तहत जो याचिकाएं जारी, जो रिट होती हैं, इनका क्या क्रम है? सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण आता है 1 नंबर पे, तो ये आ गया अनुच्छेद 32(2) में। ये सीक्वेंस कहां मिलेगा? अनुच्छेद 32(2) के तहत, जिसमें 1 नंबर पे तो क्या आ गया? बंदी प्रत्यक्षीकरण। 2 नंबर पे क्या आ गया? परमादेश आ गया। 3 नंबर पे क्या आ गया? प्रतिषेध आता है। 4 नंबर पे क्या आ गया? क्यू वारंटो। और 5 नंबर पे क्या आ गया? ये। तो इसमें क्या जवाब आ गया? 2, 2, 4, 3 और 1, ये आ गया। ठीक है ना। यानी कांग्रेस के द्वारा किसकी आलोचना की गई? किस अधिनियम के बारे में कांग्रेस ने ऐसा कहा कि अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक है? इसमें जवाब आ गया, यहां गलती से 1918 हो गया रिपोर्ट। हाँ, अधिनियम 1919 का था, ये सुधार 1818 के थे। तो इसमें भारत शासन अधिनियम 1919 की, सुधार 1918 के थे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को आर कहा गया है। कथन ए, भारतीय संविधान के काफी प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से अपनाए गए। और कथन आर है, कांग्रेस पार्टी ने भारत सरकार अधिनियम
कांग्रेस पार्टी ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को संविधान के आधार के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित किया था। तो इसमें ए सही है और आर गलत है, क्योंकि ऐसा प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित नहीं किया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 को संविधान का आंतरिक स्रोत कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? संविधान का आंतरिक स्रोत। समझ में आई ना बात? 21, भारत में पिछड़े वर्गों के बीच विशिष्ट समूह की पहचान हेतु भारत सरकार द्वारा केंद्र से समिति नियुक्त की गई। पिछड़े वर्गों में पिछड़ा और अति पिछड़े के लिए कौन सी बनाई थी? रामनंदन समिति बनाई थी। पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय। और रिट एक तरफ है और सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है। हैबियस कॉर्पस, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार प्रचा, कौन सा उत्तर कहां से क्या आएगा? सिंपल सी बात है। देखो, उत्प्रेषण बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है। ये कब व्यक्ति को पेश करने का आदेश दिया जब गलत तरीके से किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बंदी बना लिया गया हो। अगर किसी व्यक्ति को अवैधानिक ढंग से बंदी बना लिया गया हो तो उसके लिए क्या जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की। दूसरा उत्प्रेषण लेख है। उत्प्रेषण कब? जब नीचे का न्यायालय है वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय दे चुका होता है तो उसको विरुद्ध। परमादेश कब है? जब सार्वजनिक दावे को वैधता की जांच करने के लिए, ड्यूटी करने में अभाव, यानी सार्वजनिक कर्तव्य के पालन के लिए, और अधिकार प्रचा बिना किसी प्राधिकार के। तो इसमें क्या उत्तर आ गया? इसमें डी सही उत्तर हो गया। नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 23 में है, नीचे 2 कथन दिए गए। एक को मौलिक अधिकार लोगों के लिए संविधान में प्रतिष्ठापित किए गए। सही बात है। मौलिक अधिकार उल्लंघन होने पर लोग न्यायालय में अपील कर सकते हैं। सही बात है। दोनों बातें सही है। तो इसमें ओ और आर दोनों सही है। तो इसका ये उत्तर आ जाएगा। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय में अपील कर सकते हैं और मौलिक अधिकार लोगों के लिए संविधान में स्थापित किए गए। इसका जवाब भी आ गया। 24 नंबर का, घटनाओं के सही कालक्रम चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार इंदिरा गांधी के संसदीय सीटें खत्म होना, आजादी के बाद कांग्रेस विभाजन, सन चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनना। ये 5वीं लोकसभा में दिया गया 1971 के समय। कांग्रेस आजादी के बाद पहली बार 1969 में। इंदिरा, ये राजनारायण मामला था 1974 के समथिंग ये आया, और पहली बार गए कांग्रेस सरकार 1977। तो अब इसमें लगा लो हिसाब किसका आ गया। 2 सबसे पहले आ जाएगा, 2 फिर आ गया 3, फिर आ गया 1 और फिर आ गया 4। सी आ गया इसका उत्तर। समझ गए ना बात? इनका कालक्रम ये है, इसका उत्तर क्या आ गया? सी आ गया। आप सोच रहे होंगे मैं बोर्ड की तरफ देख देख के किया जा रहा हूं, क्योंकि अपने को उत्तर देखना है। 25 का उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित महत्वपूर्ण फैसलों को सही क्रम से। मिनर्वा मिल्स केस कब का है? 1980 का है। गोलकनाथ कब का है? 1967 का है। ए.के. गोपालन केस कब का है? 1951 का है। और नवीं अनुसूची के संबंध में केस, तो ये नवीं अनुसूची संबंध में केस तो कई हो जाएंगे, क्योंकि नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में, लेकिन इसके संबंध में तो केस 2007 में भी हुआ था, जिसमें यह कहा गया था इसका न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। जिसका क्या हो जाएगा? 3 सबसे पहले हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं 3 सबसे पहले 3 आ गया 1 नंबर पे, फिर ये आ गया जैसे 2, तीन 2,
फिर क्या आ गया 1, तो इसमें आ जाएगा सॉरी डी आ जाएगा 3 2 1 4। तो ये 2007 में ऐसा कहा गया। अगला सवाल, अधिकारी हैं और शपथ है, कौन अधिकारी को कौन शपथ दिलाता है? सूची 1 को सूची 2 से करना है। भारत के राष्ट्रपति शपथ क्या लेते हैं? संरक्षण की, परिरक्षण की लेते हैं, संविधान के कानून की मर्यादा बनाए रखने के। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद सदस्य, केंद्रीय मंत्री, तो इनके शपथ के प्रारूप के हिसाब से इसका जवाब देना है। और इसका उत्तर क्या आ जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा बी, क्योंकि संविधान के परिरक्षण के लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संविधान में विश्वास, संसद सदस्य किसके लेते हैं? कर्तव्य निष्ठापूर्वक और मंत्री के पद व गोपनीयता की। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली गोपनीयता के सिद्धांत पे कार्य करती है। किसके सिद्धांत पे कार्य करती है? गोपनीयता के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया। कानून के शासन का भारतीय संविधान की कई धाराओं में वर्णन किया गया है। कानून का शासन संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, तो ये गलत बात है। कानून का शासन मूल ढांचे का हिस्सा है वैसे, तो ये सही होगा, ए सही और आर गलत, ए सही और आर गलत। मैंने मिल्स मामले में भी कहा था संविधान के मूल ढांचे की विषय वस्तु है विधि का शासन, जो अनुच्छेद 14 में। निर्देशक सिद्धांत न्याय सीमा के अधीन नहीं है, सही बात है। न्यायिक उद्घोषणाओं ने इन्हें मूल ढांचे का हिस्सा बना दिया है, सही बात है। दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही है इसमें, तो इनका दोनों का जवाब क्या आ गया? ए और आर दोनों सही है। उनतीस नंबर का क्या है क्वेश्चन? नीचे दिए गए कूट से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त अवधारणाओं का सही क्रम बताइए। समानता प्रस्तावना में देखो, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु एवं समस्त नागरिकों में क्या? न्याय 1 नंबर पे आएगा, स्वतंत्रता 2 नंबर पे आएगा, समानता 3 नंबर पे आएगा और बंधुत्व या भ्रातृत्व 4 नंबर पे आएगा। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 किस में आ गए? ये डी में आ गए, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? डी हो गया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, कानून के समक्ष समानता भारत के राष्ट्रपति पर लागू नहीं होता। भारत के संविधान के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्राप्त है, सही बात है। अनुच्छेद 361 में, अनुच्छेद 361 के तहत, अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति व राज्यपाल को विशेष छूट दी गई, विशेष अधिकार है, इसलिए अनुच्छेद 14 के अपवाद में आते हैं, तो ये सही है। ए और आर दोनों सही, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति को और राज्यपाल को विशेष छूट दी गई है। भारत के संविधान केवल नाम के लिए संघीय है, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं साहब, नाम के लिए कैसे? संघीकरण की प्रक्रिया केंद्र को दुर्बल तथा राज्यों को सबल बनाती है। संघीकरण की प्रक्रिया केंद्र को दुर्बल, राज्यों को सबल बनाती है, ये बात सही है। केवल नाम के लिए नहीं है, संघात्मक है। तो ए गलत हो गया और आर सही हो गया, क्योंकि संघात्मक राज्यों में ऐसा इसमें आता है। लेकिन एक बार सॉरी, इसको थोड़ा सा देखते हैं दोबारा से। भारतीय संविधान केवल नाम के लिए संघीय है, क्योंकि इसमें एकात्मक प्रवृत्ति भी है, लेकिन संघीकरण की प्रक्रिया ने हमारे देश में केंद्र को दुर्बल नहीं बनाया, तो ये गलत हो गया। सॉरी, इसका थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। ए सही है और आर गलत है, क्योंकि हमारे देश में केंद्र को दुर्बल नहीं है। हमारे देश में तो केंद्र क्या है? मजबूत है। राज्यों की स्थिति फिर भी केंद्र के समकक्ष कम है। हमारे संविधान के ये जो स्रोत हैं, किससे क्या लिया गया? 1935 के अधिनियम से क्या लिया? संघीय पद्धति। ब्रिटेन के संविधान से कानून का शासन, ये कानून का राज्य नहीं है, कानून का शासन है। आयरलैंड के संविधान से निर्देशक तत्व हो गए और अमेरिका के संविधान से क्या हो गया? न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई। समझ में आ गई ना बात?
तो इसमें क्या उत्तर आ गया? बी उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार 1946 में, जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था, देश के पीएम और देश के विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो उस अंतरिम सरकार के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये हमें देखना है। और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष, सॉरी गलत पूछ रहा है, गलत, और गलत उसमें ये हो गया। ये बात तो सही है लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि क्या बनाए गए थे ये? उपाध्यक्ष। अध्यक्ष किसे बनाया गया था? गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है ना। चौंतीस नंबर का, उत्प्रेषण लेख के संबंध में कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत। उत्प्रेषण लेख के संबंध में गलत कथन को हमें ढूंढना है, और गलत कथन क्या है? ये है, किसी उच्च न्यायालय की खंडपीठ उसी उच्च न्यायालय की अन्य खंडपीठ को याचिका जारी कर सकती है। गलत बात है, गलत ढूंढना है, तो इसमें बी गलत है, बाकी सारे सही है। पैंतीस नंबर का, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अविरत परमादेश के सिद्धांत का उपयोग किया? अविरत परमादेश का सिद्धांत का उपयोग किया, और यह था विनीत नारायण बनाम भारत संघ मामले में। इसका उत्तर क्या जाएगा? सी। छत्तीस में आएगा, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत संघ, भारतीय बच्चों का अंतर्देशीय गोद लिया जाना। 36 नंबर में सम्मिलित नहीं है, ये हमें देखना है। और 36 में कौन सा सम्मिलित नहीं है? मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। इसमें क्या दिया था? इसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया था, याद रखिएगा। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया। शिक्षा के अधिकार को क्या बनाया? मौलिक अधिकार बनाया। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 51 के खंड 6 में यथा वर्णित मिश्रित संस्कृति की नींव है, यानी मिश्रित संस्कृति की नींव क्या दिखाती है? 37 नंबर में क्या उत्तर आएगा? विविध संस्कृति को, संस्कृति, भाषा और साहित्य को। 37 नंबर का सही जवाब आएगा भारत की विविध संस्कृति को दिखाता है, क्योंकि मिश्रित संस्कृति हमारे देश में अलग अलग है। इसमें उत्तर आ जाएगा ए। अड़तीस नंबर में क्या है? भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, विधि के समक्ष समानता, शोषण के विरुद्ध। भारत, केवल भारत के नागरिकों की बात करें हम, तो इसमें क्या आ जाएगा? 1 और 4 आ जाएगा, क्योंकि जैसे 5 मूल अधिकार हैं, 15, 16, 19, 29 और 30। ये तो हो गया 29 का, और ये क्या हो गया? 15 का। तो 1 और 4 क्या हो गया? डी का उत्तर आ गया। ये 5 मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में सही नहीं है? यानी गलत कथन ढूंढना है कि भारत शासन अधिनियम के बारे में गलत कथन कौन सा है। 6 प्रांतों में व्यवस्थापक का द्विसदनीय किया, ये तो सही है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इसमें केवल एक सही है, और 2, 3, 4, 5 ये गलत हो गए। ठीक है ना। चालीस नंबर का, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये भारत संघ। इसमें क्या सम्मिलित करना है? केस के और निर्णय के। तो देखो, एसपी गुप्ता बनाम, ये 1982 का मामला था,
न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में से फर्स्ट जज केस कहा जाता है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायाधीशों के स्थानांतरण के बारे में केस था, तो इसमें क्या हो गया, न्यायाधीशों का अंतरण स्थानांतरण। एमसी मेहता, ये ताज प्रदूषण को लेकर मामला था। केशवानंद भारती में मूल ढांचे की बात कही थी और कॉमन कोज मामले में क्या कहा गया, पेट्रोल पंप का आवंटन के संबंध में कॉमन कोज केस हुआ था जिसमें असंवैधानिक ठहराया गया था। हमारे संविधान का अनुच्छेद 34 सेना, जहां सेना विधि लागू हो, सेना विधि लागू, वहां मूल अधिकारों को स्थगित करने के संबंध में बात आती है। और ऐसा कौन सा कानून बना, ये द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसके तहत ये कहा गया भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संबंध में संविधान सभा में किसने यह कहा था कि हम जबकि चाहते हैं यह संविधान ठोस एवं इतना स्थायी जितना हम संरचना के रूप में इसे बना सकते हैं, फिर भी संविधानों में कोई स्थायित्व नहीं होता। इस संबंध में क्या कहा गया, इन किस विद्वान का ये कथन है, और ये विद्वान देने वाले कथन कौन है, जवाहरलाल नेहरू। कौन है, जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय आपदा के दौरान, राष्ट्रीय आपदा के दौरान निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता। 20 और 21, सिंपल सी बात है, आपातकाल में किसको स्थगित नहीं किया जा सकता, 20 और 21। ऐसा उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, 359 में। कब किया गया ऐसा उल्लेख, 44 में। 1978 के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया कि 2 मूल अधिकार स्थगित नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सिखों को विशेष निर्वाचन प्राप्त हुआ, सिखों को, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी किस अधिनियम के द्वारा, 1909 के द्वारा। फिर उसके बाद में शामिल सिखों को भी, यूरोपियन को भी, इनको शामिल कर लिया, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली है, इसका शुरुआत कब हुआ, 1909 में, और इसका विस्तार किस में किया गया, 1919 में। निम्नलिखित में से किस संविधान सभा की समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। 45 नंबर में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इसमें संघ शक्ति समिति थी जिसकी अध्यक्षता किसने की, जवाहरलाल नेहरू ने की। अगला, भारत के संविधान सभा के संबंध में पंचायती राज प्रणाली का समर्थन किसने कहा था। 46 का कोटेशन है और 46 का कोटेशन देने वाले कौन थे, ए अयंगर थे, अनंत शयनम अयंगर। निर्बल शक्तिशाली राज्य का गुन्नार मिडल ने, किसने कहा, गुन्नार मिडल ने भारत को क्या कहा, सॉरी गुन्नार मिल्डर तो क्या कहते हैं, सॉफ्ट स्टेट कहते हैं, सॉरी, लॉयड एंड सुसन रुडोल्फ। ये कहने वाले कौन है, ए आएगा इसका उत्तर, इसका उत्तर क्या आएगा, ए आएगा। गुन्नार मिडल तो क्या कहते हैं, भारत को सॉफ्ट स्टेट कहते हैं। (48) में भारत को किसने लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य कहा, जेम्स विनर ने। किसने कहा, जेम्स ने। तो भारत को लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य कहने वाला विद्वान कौन है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया।
भारतीय संघीय पद्धति अमेरिकी संघीय पद्धति से निम्नलिखित में से किसके संबंध में अलग है? यानी हमारा जो संघात्मक शासन है अमेरिका के संघात्मक शासन से किन किन बातों में अलग है? पहला, संघीय विधानमंडल में उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व है। सही बात है, इसमें समान अलग है कि नहीं है? क्योंकि अमेरिका में सभी राज्य समान है, हमारे देश में सभी से नहीं। लिखित संविधान होना इसमें तो अलग नहीं है, इसमें भी अलग है। अवशिष्ट शक्तियों में और द्विपक्षीय, तो 1, 3, 4 ऑप्शन में क्या आ गया? द्विपक्षीय नागरिकता, क्योंकि वहां दोहरी नागरिकता है, हमारे यहां इकहरी नागरिकता है। सॉरी, ऑप्शन इसमें क्या आ गया? राज्यों का प्रतिनिधित्व। हाँ, ये बात तो सही है, समानता की बात करें, संख्या की बात छोड़े। लिखित संविधान ये भी समान है, ये और ये, इसमें 3 और 4 आ जाएगा। थोड़ा सा आगे इसमें क्या हो गया? क्योंकि केंद्र में हमारे देश में सदस्यों की बात करें तो अमेरिका में तो समान है, लेकिन है तो राज्यों का सदन कहा जाता है संघात्मक शासन प्रणाली में उच्च सदन को, इसलिए ये सही है, ये सही है, ये दोनों गलत हो गए, तो उत्तर 3 और 4 आ गए इसमें। निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? बहुमत शासन, रूल ऑफ लॉ कानून का शासन, संसद के सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। सबसे पहला क्या है? सबसे, क्योंकि उत्तरदायित्व का सिद्धांत इसमें पाया जाता है। याद रखिएगा, संसदीय जो शासन प्रणाली है इसके 2 मुख्य लक्षण, एक तो क्या देख सकते हैं हम, दोहरी कार्यपालिका का लक्षण आता है जो महत्वपूर्ण लक्षण है, और दूसरा क्या देख सकते हैं हम, उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। और उत्तरदायित्व का सिद्धांत मंत्रियों का होता है, व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी। अगला 51, केसी वियर द्वारा कौन सी संघीय पद्धतियों को अन्य संघीय पद्धतियों की जांच के लिए मॉडल पद्धति अपनाया? क्योंकि केसी वियर ने हमारे संघीय पद्धति के लिए यानी आदर्श के रूप में किस किस को अलग अलग किया? अमेरिका की संघीय पद्धति। अमेरिका की संघीय पद्धति को आदर्श मानते हैं और उसके बाद में ये मॉडल प्रस्तुत करते हैं, बाकी संघात्मक शासन की तुलना करते हैं और अमेरिका के संघ को आइडियल मानते हैं। संविधान सभा किसके तहत स्थापित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन योजना, जो कब आई थी? 1946 में आई थी, और कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का स्थापना की गई। यानी कैबिनेट मिशन में संविधान निर्माण की सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों योजनाएं थी। किस मामले में यह भी निर्धारित किया गया कि पिछड़े वर्ग का निर्धारण जाति के आधार पर किया जा सकता है, अर्थात जाति को पिछड़ेपन की निर्धारण कसौटी बनाई गई, ऐसा कहा गया इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में। देखो, आपको पता है अनुच्छेद संविधान का 16(4) है जो सरकार के अधीन सेवाओं में आरक्षण की बात करता है, और आरक्षण हमारे यहाँ जाति के आधार पर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इंदिरा साहनी मामला जो 1992 में हुआ था, जिसमें कहा कि जाति एक सामाजिक वर्ग है, इसके आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन इससे पहले एक केस हुआ था बालाजी बनाम मैसूर राज्य, जिसमें न्यायपालिका ने निर्णय दिया था कि केवल जाति को एक आरक्षण का आधार नहीं माना जा सकता। 53 के बाद में अगला क्वेश्चन है 54। सूची 1 और सूची 2 से लेखक है और पुस्तकें हैं। लेखक और पुस्तक तो आप सम्मिलित कर दोगे, क्योंकि कुछ भी आपने एक भी पुस्तक आपको याद है तो इसमें लेखक और पुस्तकों में क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। डी बसु की पुस्तक का नाम क्या है? कमेंट्री ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समझ गए ना? ग्लेड हिल की पुस्तक का नाम क्या है? द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। एवी डाइसी की पुस्तक का नाम क्या है? लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अलेक्जेंड्रोविच की पुस्तक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन इंडिया। अगरनयन का नियम किस मामले में संवैधानिक घोषित किया गया? अगरनयन का सिद्धांत दिया गया
इंदिरा साहनी मामले में 1992 का। और अग्रनयन कैरी फॉरवर्ड कहा जाता है। और अग्रनयन का सिद्धांत कौन से अनुच्छेद में आता है? 16(4)(ख) में आता है। कौन से अनुच्छेद में आता है? 16(4)(ख)। और 16(4)(ख) में क्या बताया गया? कैरी फॉरवर्ड का नियम दिया गया है, जिसके तहत क्या होता है? इसके तहत ये बताया, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामान्यतः आरक्षित सीटें कुल सीटों का 50% हो सकती है, लेकिन 16(4)(ख) में अग्रनयन का सिद्धांत जोड़ा गया, जिसमें इस निर्णय का एक अपवाद स्थापित किया, जिसमें यह कहा कि अगर किसी मुख्य भर्ती परीक्षा में आरक्षित वर्ग की सीटें खाली रह जाती है और उन्हें भरने के लिए उन्हें अगली भर्ती परीक्षा में जोड़ा जाता है, और ऐसा जोड़ा जाने पर अगर 50% की सीमा का उल्लंघन होता है तो वह उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यह अग्रनयन का सिद्धांत है जो इंदिरा साहनी मामले में दिया गया। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित उपबंधों को अनुच्छेद 51 में दिया गया है। यानी हमारे संविधान 51 में नीति निर्देशक तत्व आते हैं 36 से 51। तो 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग की बात कही गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग में कौन सा क्रम क्या है, ये अपने को बताना है। देखो, अनुच्छेद 51 में सबसे पहला क्या कहा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 2 सबसे पहले आएगा। 56 में सबसे पहले क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है ना? तो इसमें है। फिर दूसरी बात क्या है? राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। फिर कहा गया है संगठित लोगों के व्यवहार को अंतर विधि और संधियों की बाध्यताओं के प्रति आदर को बढ़ाना। और फिर कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारा। ठीक है ना? राज्य के नीति निर्देशक तत्व और व्यक्ति किसके विचार किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा इसको नीचे करता हूं, 57 में क्या आएगा? 57 का जवाब क्या आएगा? इन व्यक्तियों के संबंध में देना है। देखो, आर्थिक लोकतंत्र किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने। समाजवाद के बिना फेबियनवाद, ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा। सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को बढ़ावा देना, ये कहा। और आर्थिक, ये ऐसा कैसा सम्मिलित है? फेबियन समाजवादी बात कही, ग्रीनविल ऑस्टिन। और भाग 4 में फेबियन समाजवाद का विचार निहित है, ऐसा कहने वाले कौन थे? ऐसा कहने वाले आइवर जेनिंग्स थे, याद रखिएगा। सूची 1 को 58 नंबर में केस है, और केस के बाद में क्या बताया गया है? किस मामले में कौन सा सिद्धांत दिया गया, किस मामले में कौन सा सिद्धांत दिया गया, ये इसमें बताया गया है। और इसमें देखना, अभी आपको सुमेलित करवाते हैं। सार और तत्वों का मामला किसमें? राजस्थान राज्य बनाम जी चावला में। संविधान के आधारभूत संरचना की बात कही केशवानंद मामले में। ग्रहणी ने आच्छादन का सिद्धांत दिया भीकाजी मामले में। और पृथकता का सिद्धांत दिया गया किसमें? मुंबई राज्य बनाम बालसारा। इसका जवाब क्या आ गया? डी आ गया। कहने का मतलब ये मूल अधिकारों की व्याख्या करते समय निर्णय दिया गया। अनुच्छेद 13 में पृथकता का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, तत्व सार का सिद्धांत ये निहित है। संविधान के मूल ढांचे की बात है, तो आपको मूल अधिकार पढ़ा है तो सबकी व्याख्या करवाई थी, सबको लिखवाया था आपको। तो इसका उत्तर ये हो गया। फिर एक और है केसेज के संबंध में, किस मामले में क्या कहा गया? अनुच्छेद व्याख्या की गई, अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 59 है। और 59 का जवाब क्या आ जाएगा? जवाब इसका सी आ जाएगा। देखो एक बार व्याख्या करते हैं। इंदिरा साहनी मामले में क्या कहा गया? पिछड़े वर्गों के आरक्षण को चुनौती दी गई थी कि नहीं चुनौती दी गई? अनुच्छेद 16(4) के तहत जो आरक्षण दिया गया इंदिरा साहनी मामले में चुनौती दी गई। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, ये प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की बात से संबंधित है, जिसमें यह कहा था कि अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। एएस नारायण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें यह कहा गया था कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसकी एक प्रावधान को चुनौती दी गई थी, जो ये पुजारी के संबंध में था कि
एक व्यक्ति ने चैलेंज किया कि हाँ, कि एक परंपरा बनी हुई है पुजारी के यानी वंश के आधार पे बने, लेकिन उसको असंवैधानिक घोषित किया था कोर्ट ने। और भीकाजी मामले में क्या कर दिया, आच्छादन का ग्रहण का सिद्धांत जो आर्टिकल 13 में निहित है। एक केस और है, केसेज के मूल अधिकारों में ही है। बामन राव मामला है, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामला है, स्टेनिस्लास बनाम मध्य प्रदेश राज्य, चिरंजीत लाल अनुच। इसमें क्या इसका सही उत्तर आएगा, देखो इसमें आपको बताएं। बामन राव मामले में मूल अधिकार निर्देशक तत्वों के बीच संतुलनकारी सिद्धांत की बात कही। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामले में समन्वयकारी अर्थान्वयन का सिद्धांत दिया था। स्टेनसिला धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में, जिसमें उड़ीसा सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने धर्म को जबरदस्ती परिवर्तन करवाने कानून को चुनौती दी गई थी। और चिरंजीत चौधरी बनना मामला किसमें है, यह है विधि के समक्ष समानता। चिरंजीत लाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधि का शासन जो अनुच्छेद 14 में आता है, सभी व्यक्तियों कानून के समक्ष समानता है, कानून का समान संरक्षण है, तो इसमें व्यक्ति के अंतर्गत विधिक व्यक्ति भी शामिल होगा, ऐसा इसमें कहा। तो हमने 60 क्वेश्चन किए हैं, टोटल क्वेश्चन 120 है। इसके आधे 60 क्वेश्चन आपको पार्ट सेकंड में मिलेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में हमने 60